हेलो एवरीवन। हम लोग अपना यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग देख रहे हैं। एग्रीकल्चर कर रहे हैं। 16 जनवरी को 3 क्वेश्चन दिए गए थे। उसमें अब आंसर्स किस तरह लिखने हैं, ये थोड़ा सा डाउट आया था। आप देख लो एक बार। देखो, जो नोट्स होते हैं दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। नोट्स में हम लोग ना हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अगर हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीज़ें लिखनी पड़ रही है या ज़्यादा लिखनी पड़ रही है तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, आप लिख सकते हो ज़्यादा चीज़ें, आप एक्सप्लेन कर सकते हो 3-4 लाइन में। बट जब आप एक आंसर लिखते हो, वो आप किसके लिए लिख रहे हो? अपने लिए नहीं लिखते हो, वो आप इवैल्यूएटर के लिए लिखते हो। जब भी आप आंसर इवैल्यूएटर के लिए लिखोगे तो उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि आपने सारे क्रूशियल पॉइंट्स कवर किए हैं एंड बहुत ही क्रिस्प मैनर में लिखा हुआ है। बिकॉज जो इवैल्यूएटर होगा उसे पहले से 20-25 साल का एक्सपीरियंस है इस सेम सब्जेक्ट में। उन्हें पहले से पता है जो भी आप पॉइंट लिखना चाह रहे हो। दे डोंट नीड दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। और 10 मार्क्स में आप एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते हो। 10 मार्क्स में कितना ही एक्सप्लेन कर दोगे। यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि हम वाइड वैरायटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, एथिकल, इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग कवर कर पाएँ एंड ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें। कोई भी पॉइंट है अगर उसे एक्सप्लेन करना है तो उस एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करें कि एग्जाम्पल डाल दें नीचे, ताकि वो पॉइंट खुद ब खुद अपने आप एक्सप्लेन हो जाए, रेदर देन आप लिखे जा रहे हो। वहाँ पर 2-2 लाइन्स नहीं भरनी है एक पॉइंट लिखने के बाद। स्पेस भी नहीं है हम लोग के पास। अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पूछ रहे हैं ब्रीफली आउटलाइन करो करंट फर्टिलाइजर सब्सिडी रिजीम को। क्या है करंट फर्टिलाइजर सब्सिडी रिजीम इन इंडिया? डिस्कस करो उसके एडवर्स इम्प्लीकेशंस, कि सब्सिडी स्कीम के एडवर्स इम्प्लीकेशन क्या है इंडियन एग्रीकल्चर पर एज वेल एज इकोनॉमी पर। तो देखते हैं, आप कोई भी एक फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर। देखो, यहाँ पर डेफिनेशन डालने जैसा कुछ नहीं है, फर्टिलाइजर की क्या ही डेफिनेशन डालोगे। ठीक है, तो किसी भी एक फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर्स। सिंपल है, ये आपका इंट्रो हो गया। लास्ट में एक आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा। अब इसके साथ साथ अगर आपको अपने आंसर को और ज़्यादा डायनेमिक बनाना है तो आप कोई भी एक डायग्राम भी डाल सकते हो। जैसे कि फर्टिलाइजर कंजप्शन था, वो 1915 में 11 मिलियन टन था, बट 2019-20 में कितना हो गया? 28 मिलियन टन। तो ये मैंने दूसरा फैक्ट डाल दिया यहाँ पर। रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा, फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम दो तरह से चल रही है अब इंडिया में। एक यूरिया बेस्ड चल रही है, एक न्यूट्रेंट बेस्ड चल रही है। यूरिया वेस्ट में क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट फिक्स कर दे रही है एमआरपी को, कि आपको जो बैग है वो 250 रुपये में ही बेचना है। एक बैग कितने का होता है? यूरिया का 45 किलोग्राम का होता है, तो 250 रुपये में ही बेचोगे आप। सब्सिडी कैसे मिल रही है? जो भी कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है माइनस एमआरपी। सपोज करो प्रोडक्शन कॉस्ट हुई 1200 रुपये, या 1250 मानते हैं, 1250 रुपये हुई आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट और 250 रुपये आपकी एमआरपी है, तो बचा क्या? 1000 रुपये। ये कंपनीज को लॉस हो रहा है, तो ये कौन देगा? गवर्नमेंट देगी एज सब्सिडी टू कंपनीज। अब हर कंपनी की अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है। कोई कंपनी 1200 रुपये में बना रही है, कोई कंपनी 2500 रुपये में बना रही है सेम फर्टिलाइजर को, कोई कंपनी 5000 रुपये में बना रही है। 5000 में से अगर हम एमआरपी माइनस करेंगे 250 रुपये, तो जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा आपका, वो कौन पे करेगी? गवर्नमेंट पे करेगी आपकी एज अ सब्सिडी। सिंस प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज हैंस सब्सिडी कॉस्ट वेरीज कंपनी टू कंपनी। यही सब मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये यूरिया बेस्ड सब्सिडी है। न्यूट्रिएंट बेस्ड कैसी है? यहाँ पर अब क्या कर दिया है? डी कंट्रोल कर दिया है फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस को। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट? जो सब्सिडी पे कर रही है वो पर किलोग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट पे कर रही है। यहाँ पर एक्सप्लेन करने को अब और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम एक्सप्लेन कर सकते थे, बट नॉट नीडेड। ठीक है, इसे मैं बड़ी बड़ी लाइंस में भी लिख सकता था। इस वाली एक लाइन को ही लिखने के लिए मैं 2 लाइन में इसे लिख सकता था, बट नॉट नीडेड। क्या इतने में एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा? हो सकता है एज अ स्टूडेंट आपको समझना है, हो सकता है एज अ स्टूडेंट मुझे समझना है। मैंने नहीं पढ़ा,
बट एग्जामिनर उसके पास मॉडल आंसर्स भी होते हैं, वो पहले से इकोनॉमी ही पढ़ा रहा होगा बेचारा, एग्रीकल्चर ही पढ़ा रहा होगा बेचारा 20-25 साल से। उससे सिर्फ ये चीज़ें देखनी होती है कि हाँ ऊपर ऊपर से इस बंदे को पता है, ठीक है दे देगा वो मार्क्स, आगे चलेगा। एंड आपका भी टाइम बच रहा है ना, इतना कम लिख रहे हो आप। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या है? अप्लाई टू फर्टिलाइजर लाइक ये वाला हो गया, डेप एंड एमओपी। ओके, एडवर्स इम्प्लीकेशन क्या है सब्सिडी स्कीम के? जितनी ज़्यादा सब्सिडी होगी उतना ही हायर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट पे, 2.5 लाख करोड़ का पड़ रहा है सब्सिडी बर्डन, ठीक है। सब्सिडी रिजीम ऑन इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या बुरा असर हो रहा है, एज वेल एज इकोनॉमी पर हो रहा है, इकोनॉमी पर असर 2.5 लाख करोड़। इंडियन एग्रीकल्चर पर देखो हायर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी तो है ही है, क्योंकि 30% यूरिया इम्पोर्टेड है, 90% फॉस्फेट इम्पोर्टेड है, 100% पोटैश इम्पोर्टेड है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेड है, तो ये क्या कर रही है, फाइनेंशियल बर्डन भी डाल रही है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी बढ़ा रही है। फर्टिलाइजर नहीं आएगी हमारे यहाँ, मतलब फिर एग्रीकल्चर ही नहीं हो पाएगा इस तरह। तो इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है क्योंकि यूरिया चीप है रेदर देन अदर फर्टिलाइजर्स। आपने देखा एमआरपी फिक्स है ऊपर। कैनलाइजेशन हो रहा है, सिर्फ 3 ही कंपनी को अलाउड है इंडिया में इंपोर्ट करना फर्टिलाइजर को, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच भी हो जाता है बहुत बार। लीकेजेस हो रही है ड्यू टू नो डिनाइल पॉलिसी। इसमें क्या है कि इवन नॉन फार्मर्स जो होते हैं ना, वो भी 100 बैग ले सकते हैं फर्टिलाइजर के। तो लीकेजेस भी बहुत ज़्यादा चल रही है। इन सबको हटाने के लिए, अब ये पूछा नहीं है कि इनिशिएटिव क्या क्या लिया, बट स्टिल इन सबको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। लाइक पीएम प्रणाम प्रणाम इनिशिएटिव है। ये क्या कह रहा है कि नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाओ ना। ये अल्टरनेटिव बता रहा है इवेंचुअली कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनसे दूर रहो, दूसरे अल्टरनेटिव्स को यूज़ करो, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर आपकी नैनो यूरिया एंड सो ऑन। नीम कोटेड यूरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पर, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था इसका। तो नीम कोटेड यूरिया यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है, जो लीकेजेस हो रहे थे फर्टिलाइज़र के, फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्रीज़ में भी एप्लीकेशन है, बट अगर उसके ऊपर नीम लगा देते हैं तो उसकी इतनी कोई यूजेज बचती नहीं है इंडस्ट्रीज़ में। और नीम नीम कोटेड यूरिया का एक और बेनिफिट होता है कि ये बहुत धीरे धीरे मिट्टी में घुलना स्टार्ट होता है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ, ठीक है। सो ये बेटर है अपनी सॉइल के लिए भी, अपनी फार्म्स के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए इट्स अ बेटर थिंग, नीम कोटेड यूरिया। अब तीसरी चीज़ आती है आधार बेस्ड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं आधार बेस्ड। तो जो सब्सिडी का जो बेनिफिट होना चाहिए, किसे जाना चाहिए, फार्मर्स को जाना चाहिए। मतलब अब ये कह रहे हैं रेदर देन हम कंपनीज को पैसे दें, हम लोग डायरेक्टली फार्मर को ही दे देंगे। तो ये वाली चीज़ भी लेकर आई है गवर्नमेंट। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर इज नीडेड इन इंडिया ड्यू टू मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल में मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, तो सब्सिडी तो अभी भी हमें चाहिए ही। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को सब्सिडी कोस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव मेथड्स। अब यहाँ पर मैं नैनो यूरिया भी डाल सकता था, बट मेरे पास स्पेस ही नहीं था। ऑब्वियसली लिखने को अभी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पर जो मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, बट आई कांट राइट इट, स्पेस की दिक्कत है। बट ऑब्वियसली आई कवर्ड सो मेनी पॉइंट्स, तो ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। देखो जीएस में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स और भी होते हैं जो शायद एग्जामिनर के माइंड में आ रहे हो, किसी और बच्चे ने लिख दिए हो, आपने नहीं लिखे हैं, तो वो कंपैरेटिव मार्किंग होगी वहाँ पर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि नैनो, व्हाट डू यू मीन बाय नैनो फर्टिलाइजर्स? डिस्कस ऑन हाउ नैनो फर्टिलाइजर्स कैन हैव मल्टी फेसेड बेनिफिट्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर। नैनो फर्टिलाइजर्स कुछ नहीं है, एक एडवांस टाइप के फर्टिलाइजर है जिनका साइज कितना होता है, 1-200 नैनोमीटर होता है। ये फर्टिलाइजर करते क्या है, कंट्रोल्ड एंड स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट करते हैं सॉइल के अंदर, की वजह से क्या है, बढ़ती है और इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर हो रहा है। सिंपल एक हमने इंट्रो डाल दिया। नाउ बेनिफिट्स क्या है नैनो फर्टिलाइजर के? इकोनॉमिक बेनिफिट है कुछ, रिड्यूस कर रहे हैं इनपुट कॉस्ट फॉर फार्मर्स। अब इसी लाइन को मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता था, नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है एग्जामिनर समझ जाएगा, हैव फेथ इन एग्जामिनर थोड़ा सा। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट ऑफ फार्मर्स, फॉर फार्मर्स, क्योंकि जो सब्सिडाइज्ड कन्वेंशनल वो था आपका यूरिया एंड ऑल, एक मिनट, जो सब्सिडाइज्ड यूरिया था आपका
ट्रेडिशनल यूरिया था, वो महंगा पड़ता था, नैनो फर्टिलाइजर्स आपके सस्ते पड़ रहे हैं, तो फार्मर्स के लिए इनपुट कॉस्ट तो क्या हो गई, कम हो गई। रिड्यूस कर रहे हैं गवर्नमेंट की सब्सिडी बिल को 22,000 करोड़ तक, 22,000 करोड़ रुपए कम हो रहे गवर्नमेंट की सब्सिडी कॉस्ट ना हो नैनो यूरिया के यूज से। लॉजिस्टिक ईज भी पड़ रहा है, जो 45 किलोग्राम का बैग था ना कन्वेंशनल यूरिया का, अब वो सिर्फ 500 मिलीलीटर की बोतल में बदल गया है, हाथ में उठा के ले जाता है फार्मर कि इतना चाहिए, तो ईजी थिंग। हाइयर प्रोडक्टिविटी, 8% इंक्रीज हो रहा है क्रॉप यील्ड में अगर नैनो फर्टिलाइजर्स का हम यूज कर रहे हैं तो। 80 to 90% न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ रही है एज कंपेयर टू 30 to 40% ट्रेडिशनल यूरिया के अकॉर्डिंग। 2,000 से 5,000 रुपये एडिशनल इनकम पर हेक्टेयर मिल रही है फार्मर को, तो ये तो अच्छी चीज़ है, बढ़िया बेनिफिट्स है नैनो फर्टिलाइजर्स के। देखो इकोनॉमिक बेनिफिट दे दिए, थोड़े साइंटिफिक बेनिफिट, या फिर कह दे कि हायर प्रोडक्टिविटी, यहाँ ये साइंटिफिक बेनिफिट ही है कि हाँ इतना इतना क्रॉप बढ़ रहा है, बढ़िया है, सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ रही है। आई डिडंट एक्सप्लेन मच, यहीं पर हो गया ज़रा ज़रा सी चीज़ में। इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है, रिड्यूस कर रहे हैं लीचिंग एंड रन ऑफ, जिसकी वजह से अब इसे आगे भी एक्सप्लेन किया जा सकता था कि जिसकी वजह से हमारी वाटर बॉडीज प्रोटेक्ट हो रही है, स्पेस ही नहीं है। लोअर हो रहे हैं एनओएक्स एमिशन, अब यहाँ पर नाइट्रो ऑक्साइड एमिशन भी आप लिख सकते हो, पर ये मेरे पास स्पेस नहीं था, एनओएक्स एमिशन लिखे मैंने। रिड्यूस सॉइल डिग्रेडेशन, एनओएक्स से क्या एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा, समझ जाएगा। रिड्यूस कर रहे हैं सॉइल डिग्रेडेशन को। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो रही है। ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है टू प्रमोट नॉन फर्टिलाइजर्स, पीएम प्रणाम तो है ही है कि अल्टरनेटिव टू यूरिया दे रहे हैं, प्रमोट करो नैनो फर्टिलाइजर्स को। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉर नैनो फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट कह रही है कि बूस्ट करो भाई, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, सॉइल हेल्थ कार्ड बताता है कि इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर मत डालो। हमारे यहाँ जो केस चल रहा है वो 7 है, आई गेस 731 का चल रहा है, ठीक है। तो और होना चाहिए 4, तो इतना ज़्यादा यूरिया यूज़ हो रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड बता रहा है कि यार नहीं, मत करो इतना ज़्यादा यूज़। तो ये भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है कि ठीक है, फालतू का फर्टिलाइज़र मत यूज़ करो, ठीक है। यू कैन यूज़ नैनो फर्टिलाइजर्स, कम यूज़ होगा, एफिशिएंटली आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, आपकी इनकम बढ़ाएगा, सो ऑन। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड ये कह रहा है कि यार चलो नैनो फर्टिलाइजर प्लांट लगाओ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम सपोर्ट करेंगे, इसके लिए हम फंड देंगे आपको। नैनो फर्टिलाइजर रिप्रेजेंट अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड अ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चर इन इंडिया, बहुत ही नॉर्मल सा कंक्लूजन डाल दिया। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी में वही इकोनॉमिक, आपके साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें डालनी है आपको यहाँ पर। एग्रीकल्चर में इतनी चीज़ें डाल सकते हो, सोशल चीज़ भी डाल सकते हो, सोशल चैलेंजेस। अब यहाँ मैकेनाइजेशन में देखेंगे, मैकेनाइजेशन हो रहा है इंडियन कल्चर का, बट हम कह रहे हैं कि ये डबल एजेड सोर्ड है। क्यों कह रहे हैं, डिस्कस करो इस चीज़ को रिगार्ड टू दलवाई पैनल की रिकमेंडेशन को। अकॉर्डिंग टू दलवाई पैनल, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कैन रिड्यूस लेबर कोस्ट, लेबर कोस्ट को कम करेगी अगर मैकेनाइजेशन आ गया, ट्रैक्टर वैक्टर आ गए तो फॉर्म में, इनहेंस करेगी प्रोडक्टिविटी को फार्म की और डबल करेगी फार्म इनकम। However, green revolution has showed that mechanization is a double-edged sword. ग्रीन रेवोल्यूशन के हम लोगों ने बहुत सारे डिसबेनिफिट्स भी पढ़े हैं, उनमें से कुछ उठा के यहाँ लिख दो। अच्छा, मैकेनाइजेशन के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैकेनाइजेशन की वजह से, कॉस्ट चैलेंजेस हो सकते हैं, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, ट्रैक्टर वैक्टर खरीदना पड़ेगा, जबकि 86% फार्मर्स जो है हमारे यहाँ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंडिया में आज भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बहुत कम है, ठीक है। और इवेंचुअली सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन्स है वो 75% है, जो लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन है वो सिर्फ 25% है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है। बट ये यहाँ पर लिखने के लिए ज़रूरी था, यहाँ नहीं लिखा जा सकता था, इतना स्पेस नहीं है यहाँ पर लिखने को, बहुत चीज़ें होती है हमारे दिमाग में जो चल रही होती है, बट यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ कि नहीं लिख सकते, इतना ही लिखना है बस। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है,
जिसकी वजह से वो बाहर से लोन लेंगे अगर ट्रैक्टर वैक्टर लेना होगा तो, और बाहर से लोन लेते हैं हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, वो विशियस डेब्ट ट्रैप में फंस फंस जाते हैं। फिजिकल बर्डन ऑन गवर्नमेंट फॉर सब्सिडीज। अब अगर ये मैकेनाइजेशन करना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कोई ना कोई अपनी इनिशिएटिव्स लेती है, वो सब्सिडी लेती है कि चलो आप ट्रैक्टर ले रहे हो 8 लाख का है कंपनी की तरफ से, चलो आपको 5 का मिल जाएगा, 3 लाख रुपए हम सब्सिडी दे देंगे, सो ऑन सो ऑन। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी बढ़ता है सब्सिडी बर्डन। तो ये प्रॉब्लम है, कॉस्ट चैलेंजेस है। सोशल चैलेंजेस क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अनस्किल्ड लेबर का। अब फार्म में अगर ट्रैक्टर व्रैक्टर आ गया है तो 4 लोगों की ज़रूरत नहीं है, एक ही लोग ट्रैक्टर चला के वो कर देगा, जोत वोत देगा खेत। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है रूरल एरिया में, ठीक है। 8 8 लोग लगे रहते थे पहले फार्म में, अभी भी 8 लोग लगे हुए हैं, ट्रैक्टर भी आ गया है, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। लैक ऑफ जेंडर फ्रेंडली मैकेनाइजेशन है, जो टूल्स हैं वो किसके लिए डिज़ाइन हो रहे हैं? मैन के लिए, बट 40% ऑफ एग्रीकल्चर लेबर कौन है अभी इस टाइम पर? वुमेन है। आप सुन रहे होंगे एक फिनोमिना चल रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मेल आपके बाहर चले जाते हैं जॉब वॉब ढूंढने हैं, गांव में जो खेती बाड़ी है आजकल वुमेन संभाल रही है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब लिखने को ये सारे पॉइंट्स हैं, इसे मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर लिखने के लिए, बट ऑब्वियसली नो नीड, मतलब नीड नहीं है यहाँ पर, एंड नीड भी है तो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इतना लिख कर छोड़ दिया। इन्वायरमेंट चैलेंजेस क्या है? एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है मशीनरी से, वही अपना तेल वेल तो फूक ही रहा है, उसकी वजह से एमिशंस निकल रहे हैं। इश्यूज ऑफ स्टबल बर्निंग बढ़ जा रहा है ड्यू टू लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन, हमें देखने को मिल रहा है पंजाब एंड हरियाणा में। मैकेनाइजेशन ऑफन लीड टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हो गए। दलवाई पैनल क्या कह रहे हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स होने चाहिए जो कि रेंट दे सके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, मशीनरी को, उन्हें खरीदना ना पड़े, लो कॉस्ट पे रेंट आउट कर सके मशीनरी को। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देना चाहिए स्मॉल फार्मर्स को, टारगेटेड सब्सिडी फॉर मशीनरी के लिए, क्योंकि वो कुछ मशीन्स खरीद पाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये दलवाई पैनल की रिकमेंडेशन है, याद ही करनी पड़ेगी, बट बहुत ही नॉर्मल रिकमेंडेशन होती है। जैसे एडॉप्शन होगा बिग डाटा का या एआई का, ड्रोन्स का यूज़ करो क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, एआई ड्रिवन प्रिसिशन फार्मिंग करो आप, ये भी दलवाई पैनल की रिकमेंडेशन है। प्रमोट करो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीन्स को, जैसे हैप्पी सीडर, ठीक है, स्टबल बर्निंग को कम किया जाएगा, उसी को ही ऊपर बिछा देते हैं हम लोग खेतों में, हेल्प करती है वो नेक्स्ट क्रॉप को भी उगने में। सोलर पावर्ड मशीन्स को यूज़ करो, पीएम कुसुम स्कीम के अंदर आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये सब दलवाई पैनल की रिकमेंडेशन थी। अब इसमें कंक्लूजन लिखने का कोई, खैर इस तरह के क्वेश्चन में क्या ही कंक्लूजन लिखोगे आप, और जगह भी नहीं है हमारे पास। सो हम लोगों ने कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स तैयार किए हैं, इन्हें रिवाइज करके चले जाओ, यही एग्ज़ाम में लिख कर आना है। सो नोट्स और आंसर्स में आपका डिफरेंस होना चाहिए। अभी मैं अपने नोट्स दिखाऊंगा तो शायद इन्हीं इन्हीं चीज़ के 2 2 3 3 पेजेस के नोट्स होंगे, अब उसे कन्वर्ट करना है 2 पेजेस में। वो थोड़ा आपको दुख हो सकता है कि मैं सारी चीज़ें नहीं लिख पा रहा हूँ अभी, बट एग्ज़ाम टाइम में आपको वो सारी चीज़ें याद भी नहीं रहेगी। सो मेक श्योर आपके पॉइंट्स थोड़े छोटे हो, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा, टू द पॉइंट लिखो, थोड़ा डाटा फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट है, यहाँ पर फैक्ट है, ओके। खैर ये तो कॉन्सेप्ट था, दोबारा यहाँ पर फैक्ट है, ये वाला फैक्ट हो गया, ठीक है। कैनलाइजेशन कुछ टर्म्स हो गई, इस तरह की चीज़ें यूज़ करो। अगेन पीएम प्रणाम इनिशिएटिव्स का नाम हो गया, अगेन फैक्ट है। और कितने इफेक्ट डाल सकते हो? 8% इंक्रीज हो रहा है क्रॉप यील्ड में, 80 to 90% न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हो रही है, फैक्ट है फैक्ट है। लॉजिस्टिक ईज हो रहा है, 500 मिलीलीटर का जो 45 किलोग्राम का बैग था वो 500 मिलीलीटर के नैनो यूरिया में कन्फाइंड हो गया है, फैक्ट है। सारे फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स का भी यूज़ है, थोड़े से कॉन्सेप्ट का यूज़ है, इतना ही करना होता है।